हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज की खजाना कॉमिक्स। खजाना कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं खजाना कॉमिक्स का सेकंड पार्ट। इसी शताब्दी के शुरू के सालों की बात है। तक्षक नगर नामक एक नगर था जिस पर वीर प्रतापी, न्यायी और प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले राजा तक्षक राज किया करते थे। चूंकि तक्षक राज की पिछली सभी पीढ़ियां हजारों वर्षों से सर्पों की पूजा करती आ रही थी, इसलिए वह भी सर्पों के बहुत बड़े भक्त थे। सर्पों के प्रताप के बल पर ही तक्षक राज को एक अकल्पनीय खजाना प्राप्त हुआ, जिसकी रक्षा के लिए कुलदेव सर्प देवता कालजे सदैव तैनात रहते थे। खजानों से भरे असंख्य सर्पमणि और हीरे जवाहरातों के स्वामी होने के साथ साथ राजा तक्षक राज एक और बेशकीमती हीरे के स्वामी थे, जिसका नाम था रानी ललिता। चारों ओर प्रसन्नता और खुशहाली थी। दुख था तो सिर्फ एक बात का कि राजा तक्षक राज के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। अत्यंत रूपसी, शालिनी और धार्मिक रानी ललिता राजा को बेहद प्रिय थी। विवाह के काफी समय बाद ही रानी ललिता निसंतान थी। रानी के निसंतान होने का दुख राजा के हमशक्ल भाई नागपाशा के लिए प्रसन्नता का कारण था। भैया, तक्षक राज के ना कोई संतान है और ना ही होने वाली, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात तक्षक नगर राज्य का खजाने का स्वामी एक ही व्यक्ति बनेगा, मैं नागपाशा। सिर्फ मैं। हा 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 हा। नागपाशा को राजा और खजाने का स्वामी बनने के लिए राजा की मृत्यु की प्रतीक्षा थी, लेकिन तभी वह चमत्कार हो गया। निरंतर 25 वर्षों से पूजा के थाल को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाकर तुम नियमित हमारी पूजा अर्चना कर रही हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देते हैं। कुल देवता कालजी ने रानी की मुराद पूरी कर दी थी, जिसे सुनकर खुशी से नाच उठे राजा तक्षक राज। ओ प्रिय, कुल देवता ने हमारी सुन ली, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। चलो, कुल देवता के प्रताप से राजा का वंश चलने वाला तो पैदा हो गया। हर कोई प्रसन्न था, नागपाशा को छोड़कर। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर रानी के पुत्र पैदा हो गया तो इस राज्य और खजाने को प्राप्त करने का मेरा स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वह पैदा हो गया तो राज्य का कानूनी वारिस वही हो जाएगा और कालजे उसी का खजाना छूने देगा जो राज्य का असली वारिस होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा कैसे रोकूं होनी को? सीधरी, हाँ, यही एकदम ठीक रहेगा। कुल देवता कालजे ने ही वरदान दिया है, जो भी अभिशाप भी देगा, और ऐसा बहुत जल्द होगा। समल का प्रिय, कुल देवता के वरदान से जब से हम गर्भवती हुए हैं, आप हमारा बहुत ख्याल बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे हम कोई बच्चे हैं। रखना ही पड़ता है, आखिर तुम हमें अनमोल उपहार देने जा रही हो। अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बनाइए और दरबार में पहुंचिए। हमें भी कुल देवता की पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाना है। राजा के जाने के बाद रानी ने कुछ देर पहले अपने हाथ से सजाई पूजा की थाली उठाई और उसे कुल देवता के सामने लेकर पहुंच गई। भोग स्वीकार करें देवता। कुल देवता कालजी ने प्रसन्न भाव से भोग स्वीकार करने के लिए पूजा की थाली का कपड़ा हटाया। इसी के साथ ही क्रोध भरता चला गया कालजी की आंखों से, और स्वर में, पूजा की थाली में आज पूजा सामग्री की बजाय तुमने मरा हुआ नेवला लाकर हमारा घोर अपमान किया है। तुम्हें इसका अत्यंत अधिक कठोर दंड मिलेगा। ये कैसे हुआ कुल देवता? मुझे नहीं पता। मैंने तो थाली में भयभीत रानी को अपनी सभाई में कुछ कहने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले ही कालजे की भीषण विष फुकार का शिकार बनी रानी कक्ष से बाहर आ गिरी। उफ! रानी कुल देवता के कोप का कुभाजन बन गई। जंगल की आग की तरह फैली इस सूचना ने मानो सभी के हृदय पर दुख का पहाड़ रख दिया। राजा तक्षक की दशा तो पागलों जैसी हो गई। कुछ कीजिए वैद्य जी, क्षमा करें राजन, मैं अपने सभी प्रयत्न करके हार चुका हूँ। संसार के हर सर्प का विषय मैं चुटकियों में उतार सकता हूँ,
लेकिन ये सर्प देवता कालजे के विषय इसे मैं क्या कोई भी नहीं उतार सकता। अपने प्रयासों में विफल हुआ राजा तक्षकराज कुल देवता कालजे के समक्ष पहुंचा और गिड़गिड़ा उठा, ये आपने क्या किया कुल देवता? बिना कुछ सोचे समझे ही एक निर्दोष पर इतना बड़ा दंड दे डाला। ये कैसा न्याय किया देव आपने? ये कैसा न्याय किया? दोष रानी का ही था राजन, उसे थाली का निरीक्षण करके ही यहाँ लाना था। अब चूंकि अपने विष के प्रभाव को हम ही समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम विवश हैं। अगर ऐसा है देव तो अपनी रानी को बिना हम ही जीवित नहीं रह देना चाहते। आपके सामने ही सिर पटक पटक कर जान दे देंगे हम। एक भक्त अपने देवता के सामने अपनी जान देने पर उतारू था तो देवता कैसे न पसीजते। ठहरो राजन, एक उपाय है जिससे रानी के प्राण बच सकते हैं। क्या देव? जल्दी से बताएं। रानी का शरीर एक नहीं बल्कि दो हैं, एक उसका खुद का और एक उसके गर्भ में पलते बालक का। इसलिए हम उन दोनों में से एक शरीर को बचा सकते हैं। रानी के शरीर का जहर रानी के गर्भ में केंद्रित कर सकते हैं। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, रानी की जान या बच्चे की जान? राजा को निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगा। उस बालक को भला क्या मोह करना देव, जो अभी इस संसार में आया भी नहीं। इसलिए मैं रानी को बचाना चाहता हूं। इतना कहकर कुल देवता ने एक विचित्र सी मणि राजा के हाथ में उगल दी। ये चमत्कारी मणि है, इसे राजवैद्य को दो, जो इसे घिसकर औषधि के साथ रानी को पिलाएंगे। इसके प्रभाव से हमारा विष धीरे धीरे रानी के गर्भ में पलते बालक के शरीर में समाता चला जाएगा। क्योंकि बालक जन्म लेने से पहले सारा विष उसके शरीर में समा चुका होगा, इसलिए वह बालक रानी के गर्भ में मृत पैदा होगा। मणि लेकर राजा तक्षकराज दुखी मन से कक्ष से बाहर निकल आए। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई। उफ, अब राजा को नाम लेने वाला कोई ना होगा, क्योंकि वैदराज कहते हैं कि कुल देवता के प्रभाव से रानी की कोख बिल्कुल ही सूख गई है। रानी सदा के लिए बांझ हो जाएगी और इस तरह राज्य और खजाने का स्वामी बनूंगा मैं। रानी की पूजा की थाली से भरे हुए नेवले की वजह से यह अनर्थ होगा, ये तो मैं उसी समय जानता था। अब मैंने बड़ी सफाई से वह थाली बदल दी थी। अब बस रानी के घर में मर्त बच्चे के जन्म लेने भर की देर है। फिर देखता हूं कालजी कैसे वह खजाना मुझे नहीं सौंपता। ठीक समय पर जैसे कि अपेक्षित था, रानी लीता के गर्भ से मृत बच्चे यानी शायद तुम्हारा जन्म हुआ। मृत? लेकिन मैं तो जीवित हूं, और न केवल जीवित हूं बल्कि आपके हिसाब से मेरी आयु लगभग 75 या 80 वर्ष होनी चाहिए। यही तो वह रहस्य है नागराज, जिसने हमें संशय में डाल रखा है। इसी रहस्य को तो हमें पर्दा उठाना है, लेकिन यह सब मैं बाद में, पहले आगे की कहानी सुनो। रानी ललिता बच गई। उसकी कोख से काल देवता के जहर से नीले पड़े बालक का जन्म हुआ, जिसे राजवेद ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। लेकिन उसकी घोषणा से किसी को हैरानी नहीं हुई, सभी जानते थे ऐसा ही होगा। बस अब इस बालक का क्या किया जाए राजन? परंपरा के अनुसार जिस बालक या व्यक्ति की मृत्यु सर्वविष से हो जाती है, उसे न गाड़ा जाता है न जलाया जाता है, उसे नदी में बहाया जाता है। इसलिए हमारे इस पुत्र को नदी में बहा दो। इतना कहकर फपक पड़े राजा तक्षकराज। जबकि खुशियां मनाता हुआ कुल देवता कालजे के सम्मुख जा पहुंचा था नागपाशा। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कालजे कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इस खजाने के पास नहीं फटक सकती, लेकिन आज मैं इस खजाने को हासिल करने आया हूं और तुम्हें इसे सहर्ष मुझे सौंपना होगा, क्योंकि नियमानुसार बेया तक्षकराज की मृत्यु के बाद अब सिर्फ मैं ही इसका हकदार होऊंगा। हट जा एक तरफ कालजेई, और खजाना मुझे हासिल कर लेने दे। नागपाशा ने खजाने की तरफ कदम बढ़ाया तो सावधान नागपाशा, खजाने की तरफ अब एक भी कदम बढ़ाया तो उसका परिणाम भयंकर होगा। तू इस खजाने का हकदार जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो इसका असली हकदार जीवित है। क्या मतलब? मतलब तेरी समझ में नहीं आएगा नागपाशा, इसलिए भाग भाग तू यहां से। कालजे की उस प्रतिक्रिया ने नागपाशा के क्रोध को भड़का दिया और अपनी तलवार खींचकर उसकी तरफ झपटा। कालजी ने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं दुष्ट। लेकिन
कालजी की पूंछ का वह तेज प्रहार नागपाशा के चेहरे के लिए अभिशाप और उसके लिए जीवन के लिए एक वरदान साबित हुआ। ओह, मुझे विष और अमृत से भरे इन पात्रों को ऐसे यहां पर नहीं रखना चाहिए था। मेरे प्रहार से नागपाशा इन पात्रों में एक साथ गिर गया। अब यहां विष का उसका चेहरा बदसूरत कर देगा, वहीं अमृत इसको अमृत कर देगा। नागपाशा चीखता हुआ बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ। इधर बालक को लहरों के हवाले कर दिया गया था, जो उसे अपने साथ भागकर ना जाने कहां ले गई थी। और दूसरी तरफ सर्प महल में जब राजा तक्षराज को नागपाशा की दशा का पता चला तो उफ, काल देवता ने यह क्या किया। मुझे तुरंत ही उससे मिलना होगा। तक्षराज कुल देवता के पास पहुंचे तो वह सारी बात का पता चला। ओह, ये सब नागपाशा का किया धरा था। उफ, सगा भाई होते हुए भी उसने हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया। होश में आने दीजिए उसे। अपने पुत्र के उस हत्यारे को हम अत्यधिक कठोर दंड देंगे। लेकिन आपके कथन से लगता है कि शायद मेरा पुत्र जीवित हो। मेरे जीवित रहने के लिए यही आशा बहुत है। महल में आते ही उन्होंने ज्योतिषाचार्य वेदाचार्य अर्थात हमें अपने पास बुलाया और कहा, ये सब अनर्थ खजाने के लिए ही हुआ है, इसलिए हम अपना सारा खजाना तिलिस्म में रखना चाहते हैं, जो हमारे पुत्र के नाम से बांधा जाएगा। और अगर वह जीवित होगा तो एक ना एक दिन वह उस तिलिस्म को तोड़कर जरूर खजाना हासिल करेगा। आप पहुंचे हुए ज्योतिष हैं। नक्षत्र ग्रह और शिल्पियों की सहायता से अपने एक जटिल तिलिस्म निर्माण करना है। जो आज्ञा राजन। फिर हमारी देखरेख में बनाए गए तिलिस्म में वह खजाना और तुम्हारे जीवन से संबंधित सारी घटनाओं को लिखकर एक पांडुलिपि के रूप में रख दिया गया और कुल देवता कालजी से प्रार्थना करके उन्हें खजाने का प्रमुख रक्षक बना दिया गया। नागपाशा, जो कि अब अमर हो चुका था, जब यह सूचना मिली तो वह खजाना हाथ से निकल जाने की वजह से ऐसा आग बबूला हुआ कि उसने राजा तक्षकराज व रानी ललिता की हत्या कर दी। और फिर नागपाशा अपने गुरु की मदद से तुमको यानी खजाने के असली हकदार को ढूंढने में जुट गया। अब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो उसने उन सपनों की तरंगों के रूप में भेजना शुरू कर दिया, जो तुमने देखे और उनके पीछे पीछे नागपाशा के किले तक आ गए। ओह, तो मेरा चाचा नागपाशा ही मेरे माता पिता का कातिल है। हाँ नागराज, अब इस कहानी में सिर्फ एक कड़ी गायब है और वह है कि तुम बीच के 40 अर्थात या 50 साल किस स्थिति में रहे और उस दौरान तुम्हारा विकास क्यों नहीं हुआ। खैर, यह रहस्य भी कभी ना कभी पर्दे से बाहर आ जाएगा। अभी तो हमें खजाने को तुम्हारे हवाले करके अपने कर्तव्य से मुक्त होना है। कहाँ है खजाना? मेरी पोती के पास सुरक्षित रखा है। आपकी पोती? लेकिन वह खजाना तो फेसलेस ले गया था। हाँ, वह भी हमारा एक आदमी है। आओ चलते हैं वापस। पर यह फेसलेस है कौन? फेसलेस यानी रूपहीन, और जिसका रूप ही ना हो उसकी पहचान भला कौन कर सकता है नागराज। लेकिन वापस मंदिर में। अरे, पुजारी की हालत किसने की? और नागमणि भी गायब है, पर कैसे? पुजारी को खोलो, यही हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। मुक्त होते ही पुजारी ने बताया, आप लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद मैं भगवान का भोग लेकर मूर्ति की तरफ बढ़ा जा रहा था कि तभी मेरे सिर पर पीछे से एक बार हुआ। ये बार किसने और कैसे किया मुझे कुछ नहीं पता। होश में अपने आप को एक खंबे से बंधा पाया, बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वह दुष्ट ना जाने क्या गुल खिलाएगा। वह दिन जब आएगा तो उससे भी निपट लेंगे। अभी तो वापस चलते हैं। हमारे कॉटेज में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी हमारी पोती भारती। स्वागत है नागराज। ये मेरी पोती है नागराज भारती। आओ नागराज, तुम्हारा खजाना तुमको सौंपकर हम दादा पोते भी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएं। भारती ने एक मूर्ति के साथ छेड़खानी की और फर्श का टुकड़ा एक तरफ सरक गया। आइए, बड़ी अनोखी जगह है, दादाजी की बनाई हुई है। जिस आदमी ने कई जटिल तिलिस्म बनाए हैं उसके लिए इस जगह को बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। भारती नागराज को सीधे तहखाने में ले गई जहां पर सामने रखा था खजाना। ये तुम्हारा है नागराज, और तुम खजाना, ये तुम्हारा है नागराज, और तुम इसका जो चाहे कर सकते हो।
मुझे इस खजाने का कोई मतलब नहीं है भारती। मुझे तो ये पांडुलिपि चाहिए थी जिसमें लिखा हुआ है मेरा अतीत। शायद इससे मुझे उन प्रश्नों के उत्तर मिल सके जिन्हें अब तक रहस्यों के पर्दे के पीछे छिपाए रखा है। इसमें सिर्फ वही लिखा है नागराज जो मैंने तुमको बताया है, न कम न ज़्यादा। वैसे इस खजाने को तुमने क्या करने की सोची है नागराज? अभी तक तो कुछ खास नहीं, लेकिन यह खजाना मेरे देश और देशवासियों की अमानत है और इसको मैं उनकी भलाई के लिए ही खर्च करूंगा। शाबाश नागराज, तुम भी अपने पिता की तरह ही अपने से ज़्यादा देशवासियों के विषय में सोचते हो। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, और मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है कि तू मेरा भतीजा है नागराज। ऐसा मूर्ख भतीजा जो अपना खजाना गैरों पर लुटाने की सोच रहा है। नागपाशा, तू यहाँ तक कैसे आ गया? वैसे तो पहले मेरे गुरु को शक हुआ था कि खजाना उड़ाने के पीछे वेदाचार्य के हाथ हैं। हम बुड्ढे की तलाश के लिए यंत्रों की से छेड़खानी कर रहे थे कि यंत्र नागराज के शरीर की तरंगे पकड़ने लगा। बस फिर क्या था, यंत्रों की मदद से इस स्थान का पता लगाकर मैं यहाँ आ पहुंचा, लेकिन ताकि अपना खजाना तो वापस ले लूं। अच्छा हुआ तू अपने आप मेरे पास आ गया नागपाशा, वरना मुझे अपने माता पिता के हत्यारों की तलाश में ना जाने कहां कहां भटकना पड़ता। ओह, यानी बुड्ढे वेदाचार्य ने तुझे सब बता दिया? तब तो इसने तुझे यह भी बता दिया होगा कि खून उतर आया था नागराज की आंखों में क्रोध से। वह यह भी भूल गया था कि नागपाशा ने अमृत पिया हुआ है। अमर हो गया है नागपाशा, अब वह मर नहीं सकता, लेकिन जिसे चाहे उसे मार सकता है। श्री कृष्ण ने भी अश्वत्थामा को अमृत प्रदान किया था नागपाशा, लेकिन वे वरदान नहीं शाप था, और यही शाप देव कालजी के जरिए किस्मत ने तुझे दिया है, क्योंकि किस्मत नहीं चाहती कि तेरे जैसा पापी मरकर भी दुनिया में छुटकारा पा जाए। वह तेरी हालत मौत से भी बदतर करना चाहती है ताकि तू जिंदा रहे और दुनिया तुझ पर थूके। चाचा के पैर छूने के बजाय उस पर दुनिया से थुकवाना चाहता है भतीजे। अब तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी उम्र भी मुझको लग जाए। नागराज, वार तो बचा गया, लेकिन हवा से उड़े पत्थर के एक एक टुकड़ों ने उसके होशो हवास छीनकर उसको नागपाशा के रहमो करम पर डाल दिया। ओह, मुझे तो रोना आ रहा है। मेरा एकमात्र रिश्तेदार भी संसार से विदा हो रहा है और ये दुखदायी काम मुझको अपने हाथों से करना पड़ रहा है। अब तो तुम्हारी आत्मा को दुख नहीं देने देंगे नागपाशा। नागराज तुम्हारे हाथों से नहीं मरेगा। ओह, बहुत जान बाकी है तेरी बूढ़ी हड्डियों में वेदाचार्य। ला, इनको चूर चूर करके रख दूं। बेकार कोशिश मत कर नागपाशा, मेरी सिद्धि ताबीज तुम्हारे हर बार को रोक सकती है। तो अगर ये मुकाबला लात घूंसों से ही तय होना है तो यही सही। वेदाचार्य में थमी हाथी सा बल अब तक बाकी तो था, परंतु वह अमृत पिए हुए नागपाशा के बल के सामने फीका था। एक ही बार में वेदाचार्य का सिर घूम गया, लेकिन नागपाशा का दूसरा वार करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि होश में आ चुका नागराज और भारती एक साथ उस पर टूट पड़े। ओह, ये तीनों तो मुझ पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इन मुझ पर वार अलग अलग वार क्यों कर सकते हैं? इनसे निपटने के लिए मुझे अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने गुरु से संपर्क बनाना होगा। नागपाशा ने अपने गुरु से न जाने कैसे संपर्क कायम किया, और ये क्या हो रहा है? नागपाशा के शरीर से एकाएक किया आश्चर्यजनक बदलाव कैसे? ये जानने की क्या जरूरत है? मरने के बाद इस जानकारी का तुम लोग करोगे क्या? ओह, असाधारण शक्ति भरी हुई थी इस बार में। इसने भारती और बाबा को बेहोश कर डाला। मुझ पर इसके वारों से बचना होगा, वरना मेरा हाल भी इन दोनों जैसा होगा। ओह, नागराज के संभल पाने से पहले ही नागपाशा ने उसे दबोच लिया। अब तू आया है मेरी पकड़ में भतीजे, और इस सिकंजे से तू छूट नहीं सकता, क्यों यह सिकंजा मेरे गुरु की असाधारण यांत्रिक शक्ति का कमाल है। वे अपनी प्रयोगशाला से ऐसी विशेष तरंगे भेज रहे हैं जो मेरे शरीर से टकराकर ठोस 3 आयामी वस्तुओं का रूप ले रही हैं। अब अपनी मौत को जी भर कर देख ले नागराज, क्योंकि कुछ ही पलों में तेरी आंखें अपने कटोरे से बाहर उबल आएंगी। ओह,
इसकी पकड़ से छूटना सचमुच मुश्किल काम है, लेकिन इसके गुरु द्वारा भेजी गई विशेष 3 आयामी तरंगों का इसी के शरीर पर क्यों ग्रहण कर रहा है, मेरे पर क्यों नहीं? जवाब साफ है, इसके पास जरूर कोई ऐसा यंत्र है जो इन तरंगों को ग्रहण कर रहा है, और उस यंत्र को रखने की सबसे अच्छी जगह बेल्ट ही हो सकती है। सोडांगी, नागराज के शरीर में वास करने वाली सोडांगी नागराज के शरीर में से निकलने से पहले ही उसके मानसिक विचारों को जान चुकी थी। अगले ही पल नागपाशा के शरीर से उसकी बेल्ट अलग हो गई और नागपाशा अपने सामान्य रूप में आ गया। यह क्या हो गया? यानी मेरा ख्याल सही निकला, तरंगों का रिसीवर इस बेल्ट में ही था। अब क्या ख्याल है चाचा? अपने आप को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं? अपने चाचा को हारा हुआ मत समझ नागराज। एक लड़ाई हारने का मतलब युद्ध हारना नहीं होता भतीजे। तो फिर तुमको युद्ध में ही हरा देता हूं नागपाशा। ओह, तू क्यों खामखा बार बार मेरा सिर काट रहा है भतीजे? तू जानता है कि ये हर बार फिर से जुड़ जाएगा। इस बार नहीं चाचा, क्योंकि इस बार तेरे भतीजे का फुटबॉल खेलने का मूड है, और मैं वह खिलाड़ी हूं जो फुटबॉल को गोल तक पहुंचने ही नहीं देता। हवा में लहराकर नागपाशा की तरफ बढ़ती उस खोपड़ी को हर बार नागराज की ठोकर खाकर पलटती जा रही थी। आखिरकार वेदाचार्य ने इस खोपड़ी को पकड़कर रखिए, आपकी फौलादी पकड़ से छूटकर ये कहीं नहीं जा सकती, और नागपाशा मेरी गिरफ्त से बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि असली खोपड़ी के बगैर ये कुछ नहीं देख सकता। एक बार इसको अच्छी तरह से पीट कर बेदम कर दूं, इसके बाद इसको अपनी नाग रस्सी के ऐसे शिकंजे में जड़कर छोड़ूंगा कि इससे अमर नागपाशा कयामत तक बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी वक्त नागपाशा के किले में बनी प्रयोगशाला में, ओह यह क्या हुआ गुरुदेव? नागपाशा से हमारा संपर्क एकाएक टूट गया। जरूर वह किसी मुसीबत में फंस गया होगा केटुकी। उसे बचाना होगा केटुकी, उसे बचाना होगा हमें। लेकिन गुरुदेव, नागपाशा ने तो अमृत पान किया हुआ है, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है? वह मर नहीं सकता, उसके अंग अंग काट दो तो भी वापस जुड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब उसको वापस जोड़ने दिया जाए। अगर अंगों को आपस में स्पर्श ही ना हो पाए तो वे जुड़ेंगे कैसे? ये सच है केटुकी कि नागपाशा मर नहीं सकता, परंतु यह भी सत्य है कि उसको आसानी से बंदी बनाया जा सकता है। मैं उसको वापस बुला रहा हूं अभी। और अगले ही पल कॉटेज में नागपाशा और भारती के विपरीत आंखों के सामने से नागपाशा एक रोशनी के छावा के साथ गायब हो गया, और साथ ही गायब हो गई वेदाचार्य के हाथों में थमी उसकी खोपड़ी। यह क्या? ऐसा लग रहा है जैसे यह खोपड़ी गायब हो रही है, पर कैसे? नागराज ने सारी बात जानने के बाद, ओह, ये जरूर नागपाशा के गुरु का काम होगा। वह एक विलक्षण यांत्रिक ज्ञान रखने वाला व्यक्तित्व है। खैर, अब क्या करना चाहिए? फिलहाल तो हमको खजाना लेकर यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए नागराज। नागपाशा यहां पर जरूर वापस आएगा। उसको हमने एक बार तो हरा दिया, लेकिन बार बार ऐसा कर पाना मुश्किल काम है। हमको खजाना बचाना होगा, लेकिन हम जाएंगे कहां पर? महानगर, जहां पर सारा इंतजाम पहले ही किया जा चुका है नागराज। और फिर महानगर में स्थित एक मकान में। इस मकान को मैंने खास तौर से बनाया है नागराज। इसमें कई गुप्त कमरों के साथ साथ बाहर जाने के गुप्त रास्ते भी हैं। यह मकान एक छोटा मोटा किला है नागराज, लेकिन इतनी सुरक्षा इसलिए वेदाचार्य, खजाने के लिए नहीं नागराज, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता वेदाचार्य, मेरा घर तो पूरी दुनिया है। मैं तो घूमता ही रहता हूँ। दुनिया भर में घूमने वाले और भी हैं नागराज, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक ठिकाना जरूर होता है जहां पर वह जब चाहे तब लौट सके। अपने आप को ध्यान से देखो नागराज, तुम कितने अकेले हो। तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। तुम तो सिर्फ आतंकवाद खत्म करने वाली एक मशीन बनकर रह गए हो, लेकिन फिर भी तुम आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाए। आतंकवाद तभी खत्म होगा जब तुम समाज को संगठित करके आतंकवाद के खिलाफ खड़ा कर दोगे, और ये काम सिर्फ समाज के बीच में रहकर किया जा सकता है। आपका कहना सही है वेदाचार्य, मैं सचमुच कभी कभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, लेकिन मैं समाज में अलग रहने के लिए विवश हूँ। आतंकवाद के खिलाफ की गई एक लंबी लड़ाई ने मेरे दुश्मनों की लिस्ट को काफ़ी लंबा बना दिया है, और वे मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। अगर मैं समाज में रहा
तो मेरे नए नए दोस्त जरूर बनेंगे और मेरे दुश्मन उनके जरिए मुझ पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसा अभी अभी मेरी एक मित्र मानवी के साथ हो चुका है वेदाचार्य। मेरे कारण उसके पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई थी। अब आप ही बताइए, क्या मेरा समाज में रहना समाज को खतरे में डालना नहीं होगा? नहीं नागराज, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी इस समस्या का हल है मेरे पास। कैसा हल? बताती हूँ। पहले ये बताओ कि इस खजाने का तुमने क्या करने की सोची है? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये खजाना समाज के कल्याण के लिए खर्च होगा। पैसा अगर बिना बताए खर्च किया जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा नागराज। इसलिए ये जरूरी है कि पैसे को किसी ऐसी जगह पर लगाया जाए जहां से वे बढ़ता रहे और उसे बड़े पैसे को समाज के कल्याण के लिए खर्च किया जाए। बात में दम तो है, लेकिन ऐसा तो सिर्फ बिजनेस करके ही हो सकता है भारती, और बिजनेस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक सैटेलाइट चैनल में काम करती हूँ नागराज। हम अपने कई चैनलों के जरिए एक तरह के प्रोग्राम दिखाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर प्रोग्राम समाज को बिगाड़ने वाले होते हैं। हम एक नया सैटेलाइट चैनल शुरू कर सकते हैं जिसमें हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखा सकते हैं। ठीक है, उस चैनल का नाम हम भारतीय कम्युनिकेशन रखेंगे और उसके चेयरमैन की कुर्सी पर बैठोगे तुम नागराज। ना बाबा ना, मैं कंपनी से जुड़ा रहूंगा, लेकिन एक मामूली कर्मचारी की हैसियत से, वरना मेरी आतंकवाद के खिलाफ की जंग में बहुत रुकावटें आएंगी। पर चक्कर तो वही है, अगर ऐसे खुले आम समाज में नहीं रह सकता। मेरे दुश्मन अगले दिन ही उस कंपनी को उड़ा देंगे। मैंने कहा ना कि तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। आओ, तुम आओ मेरे साथ। तुमको चाहिए समाज को दिखने के लिए एक नया रूप, ताकि तुम समाज के साथ घुल मिलकर रह भी सको और तुम्हारे दुश्मन तुमको पहचान भी ना सकें। बस थोड़ी सी हाई नेक और ऊपर कर लो और तैयार हो गया है नागराज का नया रूप। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए अपने पुराने दोस्त से एक नए रूप में, मिस्टर राज के रूप में। अब से दोस्तों के साथ दोस्ती करेगा राज और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा नागराज। समाप्त। गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन का घंटा प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू, धन्यवाद।